हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आज का हमारा जो चैप्टर है मुगल वंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें आती हैं इसमें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर का पूरा नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, क्या है? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इसका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को हुआ है। तो आप याद रख सकते हैं, वैलेंटाइन डे के दिन बाबर पैदा हुए हैं 1483 में। फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। इनके पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठता है। तो बाबर कहाँ पहले राजगद्दी बैठता है? तो ये आपका फरगना हो गया। सैवानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया था, कर मध्य एशिया से खदेड़ भी दिया। आगे देखते हैं। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा पद्धति का प्रयोग सैवानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। तो तुलुगमा एक पद्धति थी युद्ध की, उसका प्रयोग करके सैवानी खान ने जो है बाबर को हरा दिया था। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं 1506 या 7 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर एक नई उपाधि धारण की, बादशाह की। तो बाबर ने किसकी उपाधि त्याग कर थी? तो ये मिर्जा की जो है उपाधि त्याग दी थी और बादशाह की उपाधि धारण की थी। पानीपत के युद्ध में तुगलमा पद्धति का बाबर भी प्रयोग करता है। आइए देखते हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट कि बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो बादशाह की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। तो किसने किया था आमंत्रित बाबर को आक्रमण के लिए? आलम खां ने किया था, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजा। तो किसने अपने पुत्र को बाबर के पास भेजा था? तो दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर को जो है बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करना कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को अपदस्थ करने में सहायता करें। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। तो बाबर को कौन कौन निमंत्रण दे चुका? इधर आपका राणा सांगा और दूसरे थे आपके दौलत खां। दौलत खां और राणा सांगा दोनों ने ही बाबर को आमंत्रित किया भारत आने के लिए। अतः बाबर को विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर अब आ गया है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो कब होता है? तो 21 अप्रैल 1526 को। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखिए कि पानीपत का जो पहला युद्ध है वो कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी जो है रण क्षेत्र में ही मारा गया। तो पहला ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध में ही मारा गया था? तो ये आपका इब्राहिम लोदी है। ये पॉइंट याद रखिएगा। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो जाता है इसके बाद। और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। बाबर ने बादशाह की उपाधि ली, बादशाह, और अपने आप को भारत का बादशाह भी घोषित कर लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी डाली बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कब हुआ? तो ये बाबर द्वारा किया गया। किस युद्ध में किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके, याद रखिएगा।
इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका जो है विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था तोपखाने का? तो उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। तो पूछा जाता है कि तोपखाने का नेतृत्व बाबर के टाइम पे कौन कर रहा था? तो उस्ताद अली कुली कर रहा था। बंदूकचियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो मुस्तफ़ा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। तो बाबर ने पातशाह की उपाधि, कलंदर की उपाधि ले ली। वर्तमान में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई तोपों का प्रयोग किया गया। तो वर्तमान में जो है भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई थी जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने जो है खानवा का युद्ध जब हुआ तो उसमें जिहाद की घोषणा की। और खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा जाता है। तो आपका खानवा के युद्ध को जो है जिहाद का युद्ध कहा जाता है। यह कब हुई थी? तो 16 मार्च 1527 को हुई थी। किसके किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध में राणा सांगा जो होता है पराजित होता है। इस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि या काफिरों को मारने वाला उपाधि धारण करता है। तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की है। इससे पहले कौन सा सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। यह युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो 1528 में हुआ था। तो मेदिनी जो है मारा जाता है। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य होता है। तो घाघरा का युद्ध किसके किसके मध्य होता है आपका? तो महमूद लोदी और बाबर के मध्य होता है। इस युद्ध में बाबर विजयी रहता है। बाबर का यह अंतिम युद्ध रहता है 1529 का युद्ध। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था थी। भारत से बाहर बदस्का का शासन जो है हुमायूं, मीर फख्र अली, हिंदाल तथा मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया था। तो बाबर ने भारत से बाहर जो है हुमायूं को, मीर फख्र अली और हिंदाल और मिर्जा सुलेमान को कहाँ का शासन दिया था? तो बदस्का का शासन दिया था। कामरान को जो है काबुल का शासन, कांधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया। तो कामरान को किसका शासन मिला था? काबुल का, कांधार का और मुल्तान का शासन बाबर ने उसे प्रदान किया था। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद, हिसार, फिरोजा सम्मिलित थे। तो ये सभी जो थे किसके अंडर में थे? तो आपके मीर यूसुफ अली के नेतृत्व में थे। हिसार, फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश, बयाना, चंदेरी, ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदस्का से लेकर बिहार तक फैला हुआ था, किंतु आधुनिक राजस्थान क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये आपका राजस्थान है। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूतों के शासनागर्त था, मतलब इसमें राजपूत शासन करते थे। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। इसे जो क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा भी इसे कहते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ये आत्मकथा है जिसे हम क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है वो कौन से हैं? तो पहला आपका विजयनगर साम्राज्य, दूसरा है आपका मेवाड़। तो याद रखिएगा कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किन 2 राज्यों का उल्लेख है? तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य है और दूसरा है आपका मेवाड़। तुर्की भाषा में यह बाबरनामा लिखी गई है, याद रखिएगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार के श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में से एक स्थान रखती है। अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अकबर के टाइम पे किसने जो है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराया था?
तो ये है आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया था, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद्य में उसने एक नवीन शैली मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की एक रचना है रिसाल ए उसज, खत-ए बाबरी भी कहते हैं इसे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कुछ बाबर की रचनाएं याद रखिएगा। आईने तुझु के बाबरी तो कन्फर्म याद होना चाहिए कि ये बाबर की क्या है, आत्मकथा है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है, जिसकी शैली नवीन मानी जाती है। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका कि अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने कराया था। ये किसका सेनानायक था? तो बाबर का था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे? इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिसने दुर्व्यवहार किया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया था। दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला, के पिता थे। पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो इसका आंसर है आपका ए आपका सही आंसर है। यहाँ से हम देख लेते हैं। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। 1524 में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ मतलब वहाँ बैठाएं और सहायता करें बैठाने में। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ था। अतः भारत को विश्वास हो गया कि वह अब भारत की विजय कर सकता है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो चगताई तुर्क थे मुगल शासक। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ये आपके शैबानी खां थे। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो बाबर ने अपनाया था। तुगलमा पद्धति से पानीपत की प्रथम विजय प्राप्त की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। कब हुआ? तो 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को होता है। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो तुलुगमा प्रथा थी, यह पद्धति थी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो यह कुशल सेना नायक था। बाबर की जो सेना थी वह कुशल थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो ये है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें जो है बाबर ने किया था। पानीपत की पहले लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित करता है? तो ये आपका 1526 है। 21 अप्रैल 1526। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है 1526 में होता है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। और चंदेरी का युद्ध जो होता है घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। चंदेरी का युद्ध जो होता है 1528 में होता है। तो इस तरह से आपका आंसर डी है। डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। और 1527 के युद्ध को हम क्या कहते हैं? खानवा का युद्ध, प्लस इसी को जिहाद का युद्ध भी कहते हैं। बाबर और राणा सांगा के बीच होता है।
1526 का युद्ध जो है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। सही उत्तर का चयन करना है, तो केवल आपका तीसरा सही है। बारूद का जो है प्रवेश भारत में चीन से हुआ। 13वीं सदी के मध्य किलों की दीवारें गिरने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग का श्रेय जो है बाबर को दिया जाता है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज या मंगोल वंश का था और पिता की ओर से तैमूर वंश का था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभुसत्ता के दैवी अंश के साथ संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकारी में विश्वास करता था। इस तरह से इतना पढ़ना में बहुत मतलब नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना। क्वेश्चन नंबर 13 है, युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की अवधारणा दी थी? तो ये आपका खानवा का युद्ध था, जो आपका 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसी युद्ध में जो है जिहाद का नारा दिया गया था बाबर के द्वारा। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के युद्ध की लड़ाई की थी? तो ये आपका खानवा का युद्ध है 1527 में। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा का युद्ध में बाबर ने हराया था जिस शासक को, तो वो कौन था? वो आपका राणा सांगा था। खानवा का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो राणा सांगा पराजित हुआ था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। किसका नाम है ये? जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो ये आपका बाबर का नाम है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम है इसका। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी, तो काबुल में धारण की थी। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल की विजय पर एवं काबुल में ही 1506-7 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर एक नई उपाधि क्या करता है? पातशाह धारण करता है। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो ये आपके 1, 2, 3 तो सही हैं, लेकिन चौथा आपका जो है राजस्थान का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस एवं धैर्य का प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली और उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। तो सफलता तभी मिलती है जब आप परिश्रम करते हैं। तो आप लोग भी लगे रहिए, ये आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन स्पीच है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का और विजयनगर का किया है। बाबर की जो आत्मकथा है तुजू के बाबरी या बाबरनामा, उसमें जो है 2 राज्यों की उल्लेख करता है, एक विजयनगर, दूसरा है आपका मेवाड़ का उल्लेख बाबर करता है। बाबर ने बाबरनामा जो है तुर्की में लिखी है, तो सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो ये सही नहीं है। मुगल दरबार की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। फारसी भाषा किसकी थी? मुगल राज दरबार की थी। यहाँ से देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले कौन थे? तो बाबर थे। अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ स्वयं की जो है
इसने लिखी थी। आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी भाषा को प्राप्त था। यानी तुर्कों की भाषा क्या थी? फारसी थी, राज दरबार की। तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बाबर के काल में मीर बाकी ने करवाया था। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल बाबर के पुत्र थे। तो बाबर के कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र आपके याद रखिएगा ना। हुमायूं है, कामरान है, अस्करी है और हिंदाल। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, तो हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था बाबर का। हुमायूं जो है 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ कौन थी? माहम बेगम थी, शिया संप्रदाय से जो संबंधित थी। कामरान और अस्करी माँ गुलरुख बेगम और तथा हिंदाल की माँ जो है दिलदार बेगम थी। इस तरह से बाबर के 4 पुत्र थे। तो बस उनका नाम याद रखिएगा कि हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। और बहुत याद रखिएगा तो हुमायूं की माँ कौन थी? माहम बेगम थी। बस इतना याद करना है आपको। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। उसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कालिंजर वाला। 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। 1532 में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीता। तो किसने ये सब किया? ये सब आपका हुमायूं कर रहा था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में इस प्रकार है। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध याद रखिएगा। पहला कौन है? देवरा का। दूसरा है आपका चौसा का युद्ध। तीसरा है आपका कन्नौज का युद्ध। चौथा है आपका सरहिंद का युद्ध। तो आइए देखते हैं इन सब के बारे में डिटेल से। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। किसको? अफगान विद्रोहियों को परास्त करता है। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। तो चौसा के युद्ध में कौन पराजित होता है? हुमायूं पराजित होता है। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां या शेरशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। किसने? शेरशाह ने। अपने नाम का ही खुतबा कौन पढ़वाता है? शेरशाह पढ़वाता है। सिक्के पर भी अंकित करवाया था। यह चीज़ जो है सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। तो कन्नौज का भी युद्ध या बिलग्राम का भी युद्ध में कौन पराजित होता है? तो हुमायूं पराजित होता है। चौसा के युद्ध में भी हुमायूं पराजित होता है। पराजित कौन करता है? तो ये शेरशाह करता है। विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा हुमायूं को। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय में हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। तो किस युद्ध में हुमायूं अपने राज्य में वापस आता है? तो सरहिंद के युद्ध में, जो कब होता है? तो 1555 में होता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। पुनः हुमायूं को गद्दी मिल जाती है 1555 में। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना। फरीद का मतलब शेरशाह सूरी का नाम क्या था? तो ओरिजिनल नाम इसका फरीद था। इसने शेर खां की उपाधि भी ली थी, शेर खां की। शेरशाह ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। शेरशाह ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया था, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो जौनपुर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सिराज कहा जाता है। ये कहाँ गया था शेरशाह शिक्षा लेने? तो जौनपुर गया था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली मतलब मुद्रा प्रणाली में सुधार सम्मिलित है। तो शेरशाह ने मुख्यतः 4 जगह सुधार किया। यह है आपका राजस्व में, प्रशासनिक में, सैनिक में और मुद्रा में। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों या जिलों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। अमीन ए बंगला अथवा अमीर ए
बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिखदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करता है। काजी के पद पर किसे नियुक्त करता है? तो फजीलात व्यक्ति। आगे देखते हैं। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने के, चांदी के एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। तो शेरशाह ने जो है सोने, चांदी और तांबे के तीनों के सिक्के प्रचलित किए, मतलब चलाएं। उसने शुद्ध चांदी का रुपया चलाता है। शेरशाह जो है चांदी का किसका सिक्का चलाता है? तो रुपया चलाता है, जो 178 ग्रेन का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तांबे का जो उसका दाम होता है 380 ग्रेन का होता है। रुपया और दाम की विनिमय दर जो है 1:64 होती थी। याद रखिएगा तीनों ही पॉइंट, कि चांदी का रुपया चलाता है 178 ग्रेन का जो होता है, तांबे का दाम जो है 380 ग्रेन का होता है। इसके समय 23 टकसालें थीं। तो शेरशाह के समय टकसाल कितनी थी? 23 थी। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है दिल्ली या दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का जो नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। तो किसने किया था? ईरानी वास्तुकार था मिर्जा गियास। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। तो फर्स्ट आपका दोहरा गुंबद वाला मकबरा किसका है? तो ये आपका हुमायूं का है, हुमायूं का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये श्वेत संगमरमर से बना है, प्लस ये भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। ये दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं आपको। ये कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं की मृत्यु कैसी होती है? तो ये जो है एक नगर बसाता है, नगर दीन पनाह नाम से नगर बसाता है, और उसी दीन पनाह नाम से एक लाइब्रेरी भी ओपन करता है। उसी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। आगे देखते हैं कालिंजर विजय 1545 के दौरान जो है, जब शेरशाह के सैनिक उक्का या गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा एक गोला दुर्ग के दीवार से टकरा कर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत सारे गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वह फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अध जला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यह जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को कालिंजर में ही शेरशाह की मृत्यु हो गई। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वह वहां का राजा कौन था? कीरत सिंह था। तो शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई? गोले के फटने की वजह से हुई। और कहाँ पे मारा गया? तो कालिंजर में मारा गया। और वहां का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था। आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्धों में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैं अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। ऐसे पूरी स्टेटमेंट ही देके पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था। तो ये जो है शेरशाह ने कहा था। किसके लिए कहा था? मारवाड़ के राजपूतों के लिए कहा था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में स्थित है। तालाब के एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, एक कुहना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन जो है शेरशाह द्वारा बनवाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि किला, एक कुहना, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो ये आपका शेरशाह ने करवाया है। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कृषकों के लिए शेरशाह ने क्या किया था? तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था लागू की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना होता था। किसान जो है कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट है आपके पट्टा और कबूलियत किसने लागू किया था? तो शेरशाह ने। किला एक कोहना किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने बनवाया था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। आइए देखते हैं।
एमसीक्यू है हमारा फर्स्ट, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं है। कामरान, अस्करी, उस्मान, हिंदाल। तो ये है आपका उस्मान जो है हुमायूं का भाई नहीं था। टोटल हुमायूं के 4 भाई थे, हुमायूं को भी लेके। कामरान, अस्करी, हिंदाल बाबर के पुत्र थे, हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ कौन थी? माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार हमें देखना है। तो ये है आपका डी। सबसे पहले उसने देवरा का युद्ध लड़ता है, उसके बाद 1539 में चौसा का, और कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में लड़ता है। और दूसरी बार गद्दी कब प्राप्त करता है? तो सरहिंद के युद्ध में ही प्राप्त करता है हुमायूं गद्दी। देवरा का युद्ध जो है 1532 में है, याद रखिएगा। किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? तो ये आपका शेरशाह और हुमायूं है। शेरशाह और हुमायूं के बीच जो है चौसा कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध हुआ था। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो इसने जो है जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। फरीद का जो उपाधि है वो शेरशाह है, शेरशाह सूरी, और इसकी एक और उपाधि है शेरखां भी है शेरशाह की। मध्ययुगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था? तो ये आपका शेरशाह था। इन सभी शासकों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन था आपका? तो ये आपका शेरशाह सूरी था। निम्नलिखित किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो ये आपका शेरशाह सूरी है। सबसे पहले कौन सी उपाधि अपनाता है? तो हजरते आला, और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करता है। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की। अपने नाम का खुतबा बढ़वाया और सिक्का भी चलवाता है शेरशाह। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों को देखना है। राजस्व सुधार, सैनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। तो ये सभी सुधार जो है शेरशाह करता है सभी में। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, एक बार हम लोग पढ़ लिए हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये रखिएगा, याद रखिए। तांबे का दाम चलाता है और चांदी का रुपया चलाता है, 178 ग्रेन का, 380 ग्रेन का, ये इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो ये आपका हुमायूं के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख मिलता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये है आपका 1532 में, जिसे हम देवरा का युद्ध कहते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त सितंबर माह में जो है 1531 में आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में जो है रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, दौरा या देवरा का युद्ध कब होता है? तो 1532 में होता है। कन्नौज का जो युद्ध होता है आपका 1540 में होता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। सामूगढ़ का युद्ध जो है आपका, इस तरह से आपका आंसर होगा बी। देखते हैं, सबसे लास्ट में आपका सामूगढ़ का युद्ध होता है। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध और ये आपका कन्नौज का युद्ध 1540 में। सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में होता है। किनके बीच? तो ये आपके दारा सिकों और औरंगजेब के बीच होता है ये युद्ध आपका। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था?
तो हाजी बेगम ने करवाया था, जो हुमायूं का मकबरा था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा जो है मीरट मिर्जा गियास द्वारा तैयार किया गया था। श्वेत संगमरमर का से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। यह एक बाग मतलब परितः है, चारों तरफ से बाग से घिरा हुआ है, यही है। इसके बाद चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो शेरशाह ने किया था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपया विनिमय की दर क्या थी? तो ये आपकी दी थी 64:1 था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। शुद्ध चांदी का रुपया जो था 178 ग्रेन का, तांबे का दाम जो था 380 ग्रेन का था। इसका जो दर था 1:64 था। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो कालिंजर किले में हुई थी, गोला के फटने से, और वहीं वह मारा गया था। उसने अपना मकबरा जो है बिहार सासाराम में बनवाया है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो ये आपका कालिंजर के विरुद्ध। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यह कथन जो है किसका है? तो ये आपका शेरशाह सूरी का कथन है। मारवाड़ के राजपूतों के विरुद्ध यह कथन कहा गया था। शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह को दफनाया गया था कहाँ पे? तो सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने खुद करवाया था? तो ये आपका दिल्ली एक किला कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने। दिल्ली में जो है किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला एक कोहना मस्जिद दिल्ली में जो है 1541 ईस्वी में बनी थी। उसके उज्ज्वल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है उसे। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने किया था? तो शेरशाह ने किया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया है? तो यह शेरशाह सूरी ने करवाया है। इसी को किला कोहना भी कह रहे हैं हम। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 45 के बीच करवाया था। यह किला जो है नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह आपका शेरशाह सूरी था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? अकबर, जहांगीर, शेरशाह। तो ये आपका शेरशाह था। सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह ने कराया था। सड़क ए आजम सोनार गांव बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती है। तो बंगाल से शुरू होकर लाहौर तक कौन सी सड़क जाती है? ग्रैंड ट्रंक रोड जाती है। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह या जलाल खां था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी था। इसने शेरशाह के समय के शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया? बहलोल लोधी, शेरशाह, सिकंदर, इस्लाम शाह। तो इसका आंसर है आपका ए। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु जो है 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।